जी नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SCY साइंस क्लासेस में और मैं हूं राममूर्ति। दोस्तों, हम लोग ये जो सीरीज लेकर जा रहे हैं ये मैथ्स का सीरीज है और इसमें हम लोग पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो संभावित आगामी परीक्षा में आ सकता है उस पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस को डील किया था। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक हम उसी पार्ट को आज कंटिन्यू करने जा रहे हैं और आज हमारा प्रश्न संख्या 11 से लेकर के फिर 10 यानी 20 तक होगा। तो आज हम लोग शुरू करेंगे प्रश्न संख्या 11 से, यानी यहाँ से। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। कैसा लगता है ये वीडियो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए, हम आपको रिप्लाई जरूर देंगे। चलिए देखिए, यहाँ पर प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, शायद ये प्रतिशत से लिया गया प्रश्न है। इसे जरा गौर से पढ़िए। कहता है कि किसी त्रिभुज के आधार, एक मिनट, किसी त्रिभुज के आधार और ऊंचाई क्रमशः 55 मीटर और 45 मीटर है। तो आधार को अंग्रेजी में बेस कहते हैं, तो बी बराबर हो गया 55 मीटर ना। ऊंचाई को अंग्रेजी में हाइट कहते हैं, तो कहेंगे एच बराबर हो गया कितना, 45 मीटर। हाइट को एच का, हाइट मतलब ऊंचाई, तो एच बराबर हो गया 45 मीटर। अब हमें कहता है कि त्रिभुज के आधार को 30 सेंटीमीटर, त्रिभुज के आधार को 30 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई को 60 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए। यानी यहां पर जो आधार है, इस आधार को हम लोग 60 सेंटीमीटर क्या करें, बढ़ा दें। और ये जो अपना ऊंचाई है सेंटीमीटर 60%, सॉरी, और ये जो अपना ऊंचाई है, इस ऊंचाई को, सॉरी, आधार को, ये भाई, आधार को 30% बढ़ाना है और ऊंचाई को कितना बढ़ाना है, 60%। तब हमसे पूछा गया है तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का वृद्धि हो जाएगा। अब देखिए, ऐसे प्रश्न जब पूछे जाते हैं तो इसे हम लोग सक्सेसिव मेथड से बनाते हैं और अक्सर आपको प्रतिशत में परिवर्तन पूछेगा। तो देखिए इसमें करना क्या है, तो कहेंगे एक फॉर्मूला याद रखिए। जब ऐसे प्रश्न कहीं पर पूछे जाए तो आप इसे ऐसे बना सकते हैं। तो बी में प्रतिशत परिवर्तन प्लस डेल एच, डेल एच का मतलब हो गया एच में परिवर्तन और डेल बी का मतलब हो गया बी में परिवर्तन। तो हमें किस में परिवर्तन पूछा है, हमें पूछा है एरिया में परिवर्तन। किस में परिवर्तन पूछा है हमें, एरिया में परिवर्तन। तो एरिया में परिवर्तन बराबर हो जाएगा बी में परिवर्तन प्लस एच में परिवर्तन प्लस बी में परिवर्तन गुने एच में परिवर्तन बट्टे में 100। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए बनाइए, बी में परिवर्तन कितना है, 30% तक कहेंगे 30। एच में परिवर्तन कितना है, 60% कहेंगे 60। फिर कहेंगे बी में परिवर्तन 30% प्लस एच में परिवर्तन 60% बट्टे में 100। सॉरी, एक मिनट, 30 प्लस गुने 60 बट्टे में 100। इससे ये कट गया और इससे ये कट गया। देखिए 30 और 60 90 और प्लस ये कितना हो गया 18, जोड़ दीजिए, यानी 108% बढ़ जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, 108% बढ़ जाएगा। यानी क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगा, 108% को। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सक्सेसिव फार्मूला है, इसे आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये फार्मूला आपको चतुर्भुज में भी लगेगा, आयत में भी लगेगा, वर्ग में भी लगेगा। चलिए, तो ये बहुत अच्छा प्रश्न था, आप इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये फार्मूला तो बहुत इंपॉर्टेंट है।
कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत तो हम इसे हटाते हैं, क्योंकि अगला प्रश्न इसी स्लाइड में है। आगे देखिए, कहता है कि एक दुकानदार अपनी माल क्रय मूल्य पर बेचता है। एक दुकानदार है, वो कहता है भाई साहब कि हमने जितना में खरीदा है उतना में ही बेचेंगे ना। लेकिन वो क्या कर रहा है, यदि वह 1 किलो के बट्टा की जगह 800 ग्राम का बट्टा प्रयोग करता है तो वह कितना प्रतिशत का लाभ कमाता है? इसमें सब बच्चे कहेंगे कि सर जी 1 किलो मतलब 1000 ग्राम के जगह पर 800 ग्राम का प्रयोग किया तो कितना नफा हो गया? 200 ग्राम, यानी 200 ग्राम नफा हो गया 1000 ग्राम में। तो 100 ग्राम में कितना का नफा हुआ? तो गुने 100, तो 2 गो जीरो से 2 गो जीरो, इससे काटेंगे तो हो गया 20%। यानी बच्चे कहेंगे सर जी 20% आंसर है, जो कि बिल्कुल गलत है। ऑप्शन में है भी 20%, ऑप्शन में 20% है भी, हमने बनाया भी, क्योंकि 1 किलो बराबर होता है 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम के जगह पर वो 800 ग्राम जोखा है, यानी तौला है, तो उसको लाभ हो गया 200 ग्राम। अब हमें क्या निकालना है? लाभ प्रतिशत। तो कहेंगे लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुने 100। तो क्रय मूल्य 1000 दे दिया बच्चा, गुने 100, यानी इसको आ गया 20%। लेकिन यही तो गलती कर दिया। क्या गलती कर दिया? अब इस सवाल को जरा समझिए। देखिए, अब हम आपको बतलाते हैं। अगर वो 800 ग्राम तौला है, कितना तौला है? 800 ग्राम, तो उस दुकानदार को 800 ग्राम का ही क्रय मूल्य लगा होगा, यानी सीपी हो गया 800 ग्राम। एसपी कितना हो गया, यानी और वो पैसा कितना लिया है? 1000 ग्राम का, यानी 1 किलो का। पैसा कितना का लिया है? 1 किलो का। 1 किलो का, यह ग्राम था। पैसा कितना का लिया है? 1000 ग्राम का। तो लाभ कितना कमाया? 200 ग्राम। लाभ कितना कमाया? 200 ग्राम। अब देखिए, तो लाभ प्रतिशत कितना हमसे पूछा है, प्रतिशत लाभ न पूछा है, तो कहेंगे प्रतिशत लाभ बराबर, तो कहेंगे लाभ, तो लाभ हो गया 200 ग्राम। लेकिन लाभ बट्टे क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है? 800 ग्राम है ना, तो बट्टे में 800 ग्राम गुने 100, तो 100%। खत्म। ग्राम से ग्राम गया, प्रतिशत है ये, इससे ये गया, इससे काटेंगे ये 4 मरतबे, इससे काटेंगे ये 25 मरतबे, 25%। यानी बी इज द राइट आंसर। समझिए बात को। क्यों? क्योंकि यहां पर ये सीपी 800 ग्राम उसका क्रय मूल्य था और विक्रय मूल्य कितना हो गया? 1000 ग्राम का। तो लाभ कितने ग्राम का हुआ? 200 ग्राम का। लाभ प्रतिशत, लाभ बट्टे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य तो उसको 800 ग्राम का ना लगा था, विक्रय मूल्य भले वो 1000 ग्राम का है, तो इसलिए यहां से 25% इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, इसे पढ़िए। ये स्टेटमेंट वाला का प्रश्न आ गया फिर से। कह रहा है कि जो किसी धन का 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर निम्नलिखित में से कौन है? किसी धन का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निम्न में से कौन है? तो इस बात को थोड़ा समझिए। मान कर चलते हैं कि राम है, फिर यहां से स्टेटमेंट को हम लोग चूज कर लेंगे। ये राम, राम है ये श्याम को, किसको? श्याम को पहले 100 रुपया सीआई पर दिया, चक्रवृद्धि ब्याज पर, टाइम 2 वर्ष। तो अब जरा समझिए, तो 2 वर्ष के लिए सीआई पर दिया, तो जब 1 वर्ष हुआ होगा, अगर रेट 10% माने, तो वो सीआई 1 वर्ष हुआ होगा तो 100 में
10 रुपया जोड़ दिया होगा कि पहला वर्ष में कितना हो गया होगा 1010, 110। अब अगली बार 110 का वो 10% जोड़ा होगा। अगली बार क्या, तो अगली बार अगला महीना में वो 110 रुपया प्लस 110 का 10% ना, 110 का कितना प्रतिशत, 10%। यानी ये रुपया कितना लेगा, तो कहेंगे 110 तो लेगा ही लेगा, प्लस ये 11 रुपया, क्योंकि प्रतिशत का मतलब होता है बट्टा में 100। यहाँ से प्रतिशत आएंगे बट्टा में 100, ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, यानी 11 रुपया, यानी ये 121 रुपया। कहने का मतलब है यहाँ पर हुआ क्या, लेकिन अगर ये साधारण ब्याज पर लेता, कितना पर लेता, साधारण ब्याज पर, तो ये 100 रुपया का 2 वर्ष का ब्याज लेता, 10 रुपया 10 रुपया, तो 20 रुपया होता। कहने का मतलब है कि ये पहले वर्ष में जो ब्याज था 10 रुपया, उसका भी ब्याज ले लिया, तो 10 रुपया का 10% 1 रुपया हुआ, तो वही ब्याज आ गया, तो इसलिए इसका ब्याज हो गया 121 रुपया। अब जरा स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। कहता है धन के 1 वर्ष के ब्याज का अगले वर्ष का मिश्र धन, मतलब जो धन के 1 वर्ष का ब्याज का अगले वर्ष के मिश्र धन, आगे पढ़ते हैं, नहीं स्पष्ट हुआ। धन के 1 वर्ष के साधारण ब्याज का ब्याज, सही बात है, पहले वर्ष का ये तो 10% साधारण ब्याज था और उसका भी ब्याज ले लिया, तो यही ना हो गया। धन के 1 वर्ष के ब्याज का आधा नहीं, यानी बी इज द राइट आंसर। यानी पहले वर्ष में जो साधारण ब्याज था वो अगले वर्ष में क्या हो गया, उसका ब्याजों का ब्याज जुड़ा गया, इसलिए ये 1 बढ़ गया ना। अब चलिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न था। आगे की ओर चलते हैं। देखिए कहता है कि 80% की दर से 80% की दर से 10% वाला स्टॉक 800 रुपये के निवेश पर कितना रुपया आय प्राप्त करेगा। अब देखिए, कहने का मतलब है कि यहां पर 100 की जगह पर 80 रुपया में इसको 100 रुपया 10 रुपया मिल जाता है ना। वैसे इन जनरली प्रतिशत का जो मतलब होता है वो होता है 100 पर 10, लेकिन यहां पर कहता है कि 80 के दर से 10%, यानी 80 रुपया में इसको 10 रुपया लाभ हो जाता है। तो कहता है तो 800 रुपया में तो 80 रुपया में लाभ हो गया 10 रुपया, तो 1 रुपया में लाभ हो गया 10/80। 800 रुपया है तो 800 रुपया में लाभ होगा 10/80 गुने 800, काट दीजिए, E0 से E0 गया ना। इसे काटेंगे तो कहेंगे यहां से क्या आ गया, ये आ गया 10, यहां से आ गया ये 100 रुपया। कितना लाभ मिलेगा इसको, 100 रुपया का लाभ मिलेगा। स्टॉक का ये प्रश्न है। वैसे ये प्रश्न अगर पूछा जाता है तो ऐसे ही बनाना पड़ता है, बहुत भी ये प्रश्न है। कैसे समझे, 80 के दर दे दिया, यानी 80 के दर से 100%, यानी इसको 80 रुपया में 100 रुपया का लाभ, 10 रुपया का लाभ हो जाता है। जब 80 रुपया में 10 रुपया का लाभ हुआ था, 1 रुपया में 80/1 रुपया में, तो कहेंगे 10/80 रुपया का, तो 800 में तो काट दिए 100 रुपया का लाभ हो गया ना। बहुत अच्छा ये प्रश्न था स्टॉक एंड शेयर का ना, लाभांश और स्टॉक का। आगे की ओर चलते हैं, और ये बहुत अच्छा प्रश्न है, 15 नंबर प्रश्न। लगभग आधी यात्रा हम लोग तय कर चुके हैं, थोड़ा दिमाग लगाइए इस पे। चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन धन पूर्णांक नहीं है। अब हमसे पूछा है पूर्णांक भी होना चाहिए और धन भी होना चाहिए। धन मतलब प्लस भी चिन्ह रहना चाहिए और पूर्णांक मतलब उसके बट्टा में 1 भी रहना चाहिए। जो इस नियम का पालन करेगा वो होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब 8/4 है, तो यहां से क्या आ जाएगा 2, तो ये तो धन पूर्णांक है, तो ये गलती हो गया। दूसरा को देखेंगे तो ये तो भाई साहब
रूट 2 है, और रूट 2 पूर्णांक नहीं है, रूट 2 तो ये अपरिमेय संख्या है, तो अपना आंसर तो यही होना चाहिए। अब जरा 3 नंबर को देख लेते हैं, तो -1 गुने -3 तो ये हो गया 3, ये भी है। इसको देख लेते तो -8 भागा -4 तो ये हो गया 2, ये भी है। तो ये भी है, तो ये भी ये नहीं, ये भी था तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा 2, यानी सॉरी 3√2 जो है ये धन पूर्णांक नहीं है। आगे चलते हैं, चलिए देखिए इसका ऑप्शन शायद अगले स्लाइड में हो, उसे हम देख करके लिख लेते हैं। कितना है, 2t² + t + 63 बराबर 0। ऑप्शन पहला कितना था, ऑप्शन पहला था 2t² + t + 63 बराबर 0। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, 2t² + t -72, और इधर है -72 t² - 2t - 63, 2t² + t -72, तीसरा था t² और कितना था भाई, t² + 2t +2t - 63 बराबर ये 0 था, ये भी बराबर 0 था। एक ऑप्शन और था 4 नंबर, t² + 3t + 72, t² + 3t + 72, ये ऑप्शन दिए गए थे बराबर 0, यहाँ ये ऑप्शन है। देखिए कहता है कि एक साइकिल सवार 64 किलोमीटर चलता है 64 किलोमीटर चलकर पाता है कि लगा समय, उसको जो समय लगा, यानी मान कर चलते हैं कि वो 64 किलोमीटर दूरी तय किया है x घंटा में। कितना घंटा में, x घंटा में। तो वो पाता है कि लगा समय संख्या में औसत वेग से 2 कम है। तो इसका जो औसत वेग है वो क्या है, 2 कम है। इस कथन को t में द्विघात समीकरण के रूप में इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, जहां t बराबर इतना है। अब मान कर चलते हैं कि वो 64 किलोमीटर की दूरी तय किया t आवर में, तो औसत चाल कहेंगे तो कहेंगे 63/t। अब भाई साहब कहता है कि ये जो टाइम है t, इसके औसत वेग से, तो औसत वेग कितना है t, औसत वेग 63/t से कितना कम है, तो कहेंगे 2 कम है। ये जो टाइम है t उसके औसत वेग से 2 कम है। अब इसे हम लोग समीकरण के रूप में व्यक्त करना है, तो समीकरण बनाना है तो क्या कीजिए, कोने कानी गुना कर दीजिए, तो कहेंगे 63 बराबर क्या हो जाएगा, t² - 2t, तो इसको उधर ले जाएंगे तो कहेंगे t² - 2t -63, इधर क्या बच जाएगा, 0। देखिए ऐसा कोई समीकरण है तो बताइए, ऐसा कोई समीकरण है, हाँ शायद ये समीकरण यहाँ माइनस होना चाहिए। देख लेते हैं, वैसे हमने गलत लिख दिया होगा, ऐसा तो कोई नहीं है भाई, ऐसा कोई समीकरण नहीं है। तो कथन, एक मिनट, क्या कह रहा है, संख्या में औसत वेग से 2 कम, हाँ चलिए यही होगा, यहाँ पर माइनस होना चाहिए, यानी 3 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, 3 इज द राइट आंसर। आगे की ओर चलते हैं, ये रहा 17 नंबर प्रश्न। आगे देखिए, कहता है कि समीकरण x² + 2x + 4 के मूलों के वर्गों का योगफल। तो मान लेते हैं मूलों के वर्गों का योगफल α² + β², तो मूलों के वर्गों का योगफल क्या हो जाएगा, मूलों के योगफल के स्क्वायर माइनस 2 × मूलों का योगफल ना, a² + b² बराबर a + b का होल स्क्वायर -2ab हो गया। अब देखिए मूलों का योगफल -b/a, तो कहेंगे -2/1, इसका होल स्क्वायर, और माइनस
2 गुने मूलों का गुणनफल c/8 4/1, 4 दूना 8, यहाँ कहेंगे 2 दूना 4 और माइनस 4 दूना 8 यानी -4। देख लीजिए, यानी 3 नंबर जो है वो सही ऑप्शन। बहुत अच्छा ये प्रश्न था, और ये मतलब बेसिक प्रश्न था, पूछा भी जा सकता है ये प्रश्न। आगे की ओर चलते हैं, और ये पहला प्रश्न ज्यामिति से, और ये 18 नंबर प्रश्न जो है ये ज्यामिति से, और 19 नंबर प्रश्न जो है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। निर्देशांक ज्यामिति और ज्यामिति दोनों ये प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, बनाइए आप इसे, सॉल्व कीजिए। चलिए, कहता है कि त्रिभुज ABC में, तो सबसे पहले एक त्रिभुज ले लेते हैं। सबसे पहले हम एक त्रिभुज ले लेते हैं। ये एक त्रिभुज है, ले लिए। चलो, त्रिभुज ABC, इसका नाम रख दिए ABC। त्रिभुज ABC में कोण B 70 डिग्री है, तो ये कोण B है, ये कितना डिग्री है, ये 70 डिग्री। आगे कहता है कोण C 40 डिग्री है, तो अगर ये कोण C 40 डिग्री है तो कहेंगे 70 + 40 110, तो ये ऑब्वियसली 70 डिग्री हो जाएगा। कोण A भी 70 डिग्री, और ये कोण A 70 डिग्री, तो ये दोनों ये कोण और ये कोण बराबर, तो ये भुजा बराबर ये भुजा, यानी ये त्रिभुज क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। कहता है तथा BC पर, इस पर बिंदु P तथा Q इस प्रकार है कि, इस पर 2 बिंदु है P और Q इस प्रकार है कि AP BC पर लंब है। AP क्या है, BC पर लंब है, तो यहाँ पर एक P बिंदु बनाइए, और ये लंब है किस पर, BC पर। बहुत अच्छा, ये BC पर लंब है, सही बात। चलिए, BC पर लंब है, और इस प्रकार है कि AP एंगल, और ये क्या करता है, इसका आंतरिक समद्विभाजक भी है, यानी ये कोण बराबर ये कोण, सही। यानी ये आंतरिक समद्विभाजक भी है और BC पर लंब भी है। एक मिनट, गलत कर दिए, AP जो है, एक मिनट, हमने तो गलत कर दिया भाई, भाई हमने गलत कर दिया। एक मिनट, फिर से बनाइए इसको। आधा अधूरा प्रश्न पढ़ने का यही नतीजा होता है, गलत कर दिया, फिर से पढ़िए। कहता है कि एक त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज ABC है, ये A, ये B और ये C है। इसमें कहता है ये कोण B 70 डिग्री और ये 40 डिग्री, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, ये 70 डिग्री। अब कहता है कि AP एंगल ABC का ABC का आंतरिक क्या है, अर्धक है। मतलब ये जो है AP जो है एंगल ABC का, एक मिनट, AP एंगल ABC का, ये AP आंतरिक अर्धक नहीं हो सकता। चलिए, इसको हम आगे देखेंगे, शायद ये प्रश्न में कुछ एरर है मेरे हिसाब से, ABC का नहीं होना चाहिए। चलिए, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। देखिए, अगला प्रश्न बहुत अच्छा, कहता है कि एक समांतर चतुर्भुज के 3 शीर्ष क्रमशः इतना 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 और इतना हो तो चौथे शीर्ष ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। ये एक समांतर चतुर्भुज है, और दीपक आंधी आगे लेके, दोस्तों हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि शायद जोरों की आंधी आ गई है। सॉरी इसके लिए। यहाँ से हम लोग कल शुरू करेंगे। जय हिंद, जय भारत।
बंद करो।